बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ईरान ताल्लुक़ात पर और हालिया दिनों में होने वाली पेशरफ्तों पर, जो दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक और सबसे बड़ी चीज़ हमसाया ममालिक के दरमियान हुई। अल्लामा इकबाल का शेर है कि तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनीवा, तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनीवा, शायद उम्मत मुस्लिम की तकदीर संवर जाए। इस शेर का मतलब ये है कि अगर मुसलमान अपने वसाइल मुज्तमे करें, आपस में इत्तेहाद पैदा करें, मगरब की तरफ ना देखें और अपने अंदर एक इज्तिमाइयत पैदा करें, तो इनको किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको अल्लाह ताला ने ख़ुद इतनी नेमतें दी हुई हैं कि ये न सिर्फ ख़ुद इन्हिसारी की मंजिल तय कर सकते हैं, बल्कि ये बाकी दुनिया को भी फीड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तेहरान हालिया पेश रफ्तों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसा आप जानते हैं कि सर्द मोहरी रही, टेंशन भी रहे, बहुत से मसाइल भी हैं, उनमें फ़िरका वाराना भी हैं, उनमें सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। बलूचिस्तान में जो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन है और बार बार जो एंटी स्टेट अनासर का कारफरमा है, लेकिन फिर भी दोनों मुल्कों ने किसी तरह पेशरफ जारी रखी और गुज़श्ता महीने और इस महीने बड़ी पेशरफ्तें हुई हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और इंटरनेशनल अफेयर्स पर काम करने वाले हमारे दोस्त मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ शम्स अब्बासी साहब हैं, जो कि अभी हाल ही में ईरान का दौरा करके आए हैं, और मेरे बाएं जानब सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहब हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और अपना लीगल अफेयर्स पे वीकली भी निकालते हैं और इनका भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। बात शुरू करते हैं शम्स अब्बासी साहब से। शम्स अब्बासी साहब सबसे पहले मुख्तसर बताइए, आप ईरान क्या करने गए, कहाँ गए और वहाँ पे क्या देखा? जी तज़ीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले इस अहम प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है, रिसेंट जो हमारा दौरा हुआ जर्नलिस्ट का ईरान का, जिसमें मैं भी शामिल था, और उसको उस हवाले से हमें बातचीत का मौका दिया और हम इस हवाले से बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं इंटरनल पे आऊँगा। तो देखें, ईरान एक एज अ होल तो आपको हम सबको मालूम है, ईरान एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ईरान के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बिफोर रेवोल्यूशन है और एक आफ्टर रेवोल्यूशन है। तो बिफोर रेवोल्यूशन आपको अंदाज़ा है कि जिस तरह वहाँ पहलवी डायनेस्टी थी, शाह ईरान था वो हुक्मरान था, फिर उसके बाद रेवोल्यूशन आया, फिर आयतुल्ला ख़मीनी, देन मौजूदा जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो हैं, और उसके बाद उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो मेरे दौरे के सबसे अहम बात कि देखें, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ईरान का। तो सबसे अहम चीज़ तज़ीन साहब मैं आपको बताऊं कि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है वो हैरान कुन है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह है। उनकी सड़कें, उनके रोड्स, उनके प्लाजाज, उनकी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, उनके पार्क्स की फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज़ में कहूँ, और उनके बाकी जो मौसीकी है, उनके जो अजायब घर हैं, हर चीज़ उन्होंने फैसिलिटी पब्लिक के लिए हर लिहाज से उन्होंने पब्लिक को जो है वो किया हुआ है, फैसिलिटेट किया हुआ है। और ईरान में मेरा ख्याल है कि खुशहाली है और उसकी एक इम्पॉर्टेंस भी है एज अ मुल्क। और गवर्नमेंट जो है, वाकई मैंने जो नोट किया है, वो गवर्नमेंट का जो किरदार है वहाँ, रियासत और हुकूमत जो है वो वाकई माँ जैसी है कि यहाँ मिनिमम वेजेस ईरानी करेंसी में जो है 6 डिजिट से ऊपर हैं मिनिमम वेजेस। और ईरान में आपको गुर्बत मेरा ख्याल है बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलती है। मेरा जो सफ़र रहा है, पहले मैं तेहरान उतरा, तेहरान से हम 6 आवर की ड्राइव पे हम अस्फहान गए, इन बिटवीन हम कोम, देन हम काशान, इन सारे खितों में। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तज़ीन साहब हैरान कुन तौर पे आपको जैसा तेहरान में, उससे मैं कहता हूँ दारुल हुकूमत तो ज़ाहिर दारुल हुकूमत होता है, लेकिन आगे थोड़ा सा उसमें इतनी कमी बेशी नज़र नहीं आ रही। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी, लोगों का स्टाइल ऑफ लाइफ है, वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे ईरान की जो खूबसूरत बात, वो जो मुझे लगी है ईरान की, वो वहाँ ख़वातीन की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है।
यानी कि कोई भी बिजनेस सेंटर है तो वहाँ मैं कहूँगा 70 से 80% जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं या वर्कर हैं, वो वेमेन हैं। होटलिंग इंडस्ट्री वेमेन से भरी पड़ी है और टॉप स्लॉट मैनेजरियल स्टाफ से लेकर वेटर तक आपको खातून नजर आती है। आपको इंडस्ट्री शॉप्स हर जगह ख्वातीन नजर आती हैं। तो ये चीज़ उनकी मेरे ख्याल में पॉजिटिव है। बाज़ उन पे से अभी जो हालिया वो एक खातून का मामला हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा मगरिब से शोर भी उठा कि ख़वातीन के वहाँ पे हुकूक़ की हिफाजत नहीं की जाती। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में अपना भरपूर किरदार। जी, मैं इसका एक लाइनर जवाब दूं तो ठीक है, वहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट उठी है और बैक बाय द वेस्ट है, आई थिंक सो। वो इनको यहाँ से वो प्रेशर में डालना चाह रहे हैं इस हुकूमत को। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती नुक्ता नज़र है, मैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट को इकनॉमिक एम्पावरमेंट कहता हूँ कि जो खातून इकनॉमिकली एम्पावर है वो खातून वाकई वो खातून एम्पावर है कि उसको मुल्क की इकानमी में पार्टिसिपेशन मिल रही है। तो मैं इसको खातून की एम्पावरमेंट जानता हूँ। बाकी सानवी बातें हैं। ईरान में ख़वातीन के हवाले से वो बेचैनी नहीं देखी जो कि मगरबी मीडिया पोर्ट्रे करता है। देखिए, मेरी बात है, सबसे अहम चीज़ है कि आप जो चीज़ है मैंने सबसे पहली बात बताई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। और जो आपका मैं 70 to 60% मोर देन दी वेमेन में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन उनकी इकानमी में, बिज़नेस में, स्मॉल इंडस्ट्री में, बिग इंडस्ट्री में, होटलिंग में ख़वातीन की है। सेकंड आ जाती है उनकी यंग जनरेशन, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मैंने लड़कियां देखी हैं, इवन जीन्स भी पहनती हैं, इवन वो लड़कियों के बाद ने दुपट्टे पहने नहीं पहने, मखलूत को एजुकेशन है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया और यूनिवर्सिटीज़ में बेपनाह ख़वातीन है, लड़के कम और लड़की क्लासेस में मुझे ज़्यादा नज़र आई हैं। तो इसका क्या मतलब है, उन्हें चांस मिल रहा है ज़िंदगी के, मतलब एजुकेशन का, हेल्थ का। डॉक्टर्स मैंने मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, जो एजुकेशन हेल्थ और एजुकेशन उनका बहुत ही साउंड सिस्टम है, उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो जो है ना डॉक्टर्स में विमेन की है। जी बिल्कुल ठीक है। और सामीन नाजरीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान बायलैटरल, इस पर जो पेश रफ्तें हालिया गुज़श्ता महीने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बॉर्डर पे गए, उधर से ईरान के सदर रईसी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया। हम इस पे लिख भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं। बॉर्डर मार्केट्स बनाई जा रही हैं और 2 रास्ते ओपन किए गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। और फिर अभी ये इन दिनों में बहुत बड़ी पेशरफ्तें हुई हैं। एक तो बड़ी पेशरफ्त ये है कि हमारे सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान ख़ान ने ईरान का दौरा किया। वहाँ पे उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने मुआहदा किया है मैरीटाइम कोऑपरेशन का, यानी समुद्री मामले में, समुद्री डिफेंस में और समुद्रों में ताउन करेंगे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ। और इसके अलावा सिक्योरिटी के मामलात में ताउन करेंगे और काउंटर टेररिज्म, जो अभी मैंने इब्तिदाइये में भी बात की, एक ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल डायलॉग हुआ है जिसमें हमारे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स असद मजीद खान साहब ने हिस्सा लिया और ईरान की तरफ से उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बगैरी कानी ने हिस्सा लिया। और उसमें एनर्जी, एजुकेशन और पीपल टू पीपल राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक़ राय किया गया और इन शोबों में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा नाज़रीन सामीन, हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद खान साहब वहाँ पे मिले सेक्रेटरी जनरल ECO इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन खुसरो नोज़ेरी साहब के साथ। और ECO आप जानते हैं कि जो RCD था पहले उन 60s में, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अब उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी शामिल हैं और ये ECO है। और इसके अलावा ईरान की नेवी के कमांडर शहराम ईरानी वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुलाकातें की हमारे एयर चीफ ज़हीर बाबर सिंधु साहब से और हमारे नेवल चीफ एडमिरल नियाज़ी साहब से। और इन मुलाकातों में भी 2 तरफ़ा ताउन डिफेंस के शोबे में बढ़ाने पर इत्तफाक़ राय हुआ। सफ़ीर हुसैन शाह साहब, आप इन पेश रफ्तों को कैसे देखते हैं? लेकिन सर थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि वो क्रेडिट तो डेफिनेटली, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, बट इवन देन
ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने ये सारे जो है अरेंजमेंट्स की, और ख़ासकर जो बॉर्डर लाइन पे उनके प्रेसिडेंट का आना और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जाना, ये बड़ा पॉजिटिव है। और बहुत सारी जो मार्केटें दोनों साइडों पे बनना, ये बड़ा पॉजिटिव है। फिर डिफेंस में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिफेंस साइड पे अगर जो पाकिस्तान ईरान के जो बायलैटरल रिलेशन हुए हैं, जो उसमें जो आगे प्रोग्रेस हुई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सक्सेसफुल है, मैं समझता हूँ। और ये सारा क्रेडिट मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को जाता है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो प्रीवियस जो एम्बेसडर थे अली हुसैनी साहब, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायलैटरल रिलेशन पे, उन्होंने बड़ा काम किया। और अभी भी जो एम्बेसडर आए हैं वो ज़ाहिर है लुक लाइक के वो बड़ा इस पे काम करेंगे, और बायलैटरल रिलेशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए भी। ये भी आप बताएं कि अभी हाल ही में चीन की कोशिशों की बदौलत ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो गई। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो पेश रफ्तें हमने बात की है, इसको आप कैसे देखते हैं? जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, इनकी तरक्की के हवाले से, और यहाँ पे जो प्रॉक्सी चलती रही है, खुद ये ममालिक भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी करते रहे हैं। तो अब जब मुसालहतें भी हो गई, ये पेश रफ्तें हो गई, तो हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारा तवानाई का बहरान ख़त्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे, और ये खिता जो है ये पुरअमन होगा, और इसके खुशगवार असरात अफ़गानिस्तान तक भी जाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है सर कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बतौर ख़ास जो चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की आपस में जो भी सेटलमेंट कराई है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके हैं, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, चूँकि फ़िरक़ावारियत के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी। सऊदी जो प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद, उनकी बहुत एक विजनरी, उनका जो एक ओपन माइंडेड और विजनरी उनका जो ख़यालात हैं, वो एक बहुत तरक्की पजीर, एक तरक्की याफ्ता किस्म के उनके जो प्रोग्राम है वो एक चलेंगे। और फिर इसी तरह ईरान तो पहले से एक इस मामले में बहुत पॉजिटिव रहा है कि वो एक चाहता रहा है कि इस तरीके से कोई बायलैटरल रिलेशन हो, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव होगा कि सर जंग की आपने बात की, और उस हवाले से ये सीरिया पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यमन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इराक पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये ओवरऑल पाकिस्तान पे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। शम्स अब्बासी साहब, आप ये बताएं, ये जो पेश रफ्तें मैंने आपको बताई, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? और वहाँ पे आपने जिन शहरों में गए, पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात पाए जाते हैं? जी तज़ीन साहब, इसमें दो फेजेज़ आते हैं। मैं पहले सवाल का आपके शुरू करूँगा। फर्स्ट फेज़ ये है कि जब इन बिटवीन दी जो है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है रिलेशन जो हैं वो कूल हुए हैं, मेरे ख्याल में नॉर्मलाइज हुए हैं। चाइना की कोशिश है और पाकिस्तान, उनके ख्याल में, उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की है। उनके ख्याल में कि पाकिस्तान ने ये इनिशिएट किया है, चाइना ने मीडिएशन की है, क्योंकि चाइना बिग पावर थी, तो पाकिस्तान का इसमें वो रोल बड़ा पॉजिटिव गिरदानते हैं, और उसके पॉलिसी साज उनके और ये हैं। उसके बाद ये है कि जी देखें, चाइना पाकिस्तान में सबसे 3 मेजर चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ है कि ईरान ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया था कि उसने गैस पाइपलाइन आपके बॉर्डर पे आके छोड़ दी थी। तो मेरी उस वक्त भी जो एम्बेसडर एक्सीलेंसी अली हुसैनी थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो देखें, वो पाइपलाइन अब 10 साल गुजर गए हैं, तो उसमें डिटेरियोरेशन भी हो रही है, तो वो पाकिस्तान को अब उस पर मज़ीद इनिशिएट लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरत भी पूरी कर सके और दोनों ममालिक में रिलेशन भी इम्प्रूव। सेकंड थिंग है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अभी तक 2 फेजेस हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रिसेंटली, उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट में पेशरफ्त हुई, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम साइन करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मेरे ख्याल में 2nd या 3rd राउंड में कंक्लूड हो सकता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इन ममालिक, थर्ड ये है कि जी 6 बॉर्डर मार्केट्स आपने बनाई हैं, जिसमें से 3 कंप्लीट हो गई हैं, 3 इनकम्प्लीट है। बॉर्डर मार्केट्स अगर आपकी, तो आप में ट्रेड इंटीग्रेशन होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। अगर इकोनॉमिक और ट्रेड इंटीग्रेशन होती है तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया को मिला के, तो उधर इस साइड पे तुर्की, तो ये दुनिया का एक बड़ा बूमिंग इकोनॉमिक रीजन बनता है। मैं कहता हूँ कि इस इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनना है, और इसमें अगर आप SCO की इंटीग्रेशन देखते हैं, फिर चाइना और रशिया को मिलाते हैं, सेंट्रल एशिया को, तो SCO में ईरान मेजर प्लेयर है। और सेकंड वन आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान
OSCE का चेयरमैन आ रहा है, पाकिस्तान अगला चेयरमैन आ रहा है, और उसमें अगर ये इस तरह की डेवलपमेंट होती है, ईरान और पाकिस्तान की ये इंटीग्रेशन जो इम्पैक्ट डालती है 3 रीजन्स पे कंसेक्टिवली, मिडल ईस्ट, आपका गया सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, और हम उसको कॉस्कस स्फेरा को, टर्की को, यूरो एशिया को भी मिलाएं तो ये 4 रीजन तकरीबन बनते हैं और बहुत खूबसूरत एक इकोनॉमिक एक ब्लॉक बनता है। तो अब ये तो कंक्लूड हुई चीज़ें इस तरह की, अगर इकॉनमी में ये 3 चीज़ें कंक्लूड हो जाए तो पाकिस्तान और इसके दरमियान रिलेशन जो है बहुत ऊपर चले जाते हैं। अब इंटरनली आप कहते हैं ईरान के लोगों का क्या ओपिनियन है, तो मैं सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान में आपस में अवेयरनेस की बड़ी कमी है। देखें इंटेलेक्चुअल के लेवल पे वो पाकिस्तान को जानते हैं। बिल्कुल, ये देखें नाज़रीन सामीन कि हमारे बॉर्डर मुश्तरका हैं, हमारा साउथ एशिया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी रही है जी, और उर्दू जो है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो उसका माखज़ भी फ़ारसी है जी सर। हमारे सेंचुरीज़ ओल्ड जो है रिश्ते नाते हैं, इसके बावजूद शम्स अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन की और अवेयरनेस की कमी है जी। अब ये देखें, और इंटेलिजेंसिया के लेवल पे वो पाकिस्तान को जानते हैं, शिकवे भी होते हैं आपस में मुल्कों के, और उनकी ख्वाहिश बहुत ख्वाहिश है दिल्ली के पाकिस्तान के साथ रिलेशन इन्हांस किए जाएं। आपने लैंग्वेज की बात की तो देखें हमारी जो कोर्ट लैंग्वेज थी, हम जो थे बेसिकली हम पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में। आज भी इंडियन फिल्मों में इन्फ्लुएंस देखें महान यूज़ होता है, पर्शियन वर्ड बहुत सारे यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने कहा कि जो इनका सबसे बड़ा प्राइड है वो छीनो इनसे, और उन्होंने अंडू करके फारसी को, उर्दू को इंटरवीन करवाया, वरना हमारी ज़बान जो थी ये हमसे उन्होंने कहा है कि हमसे फख्र छीन है, पर्शियन हमसे छीनी है, और ये हमारा सबसे बड़ा कनेक्शन था इस रीजन के साथ, जिसे आप फारसी कहते हैं, जिसे आप फारिस, खलीज फारिस कहते हैं। आज भी वो कहते हैं हम मिडिल ईस्टर्न नहीं, हम खलीज फारिस हैं, आज भी ईरानी कहते हैं। और ईरानियन का नेशन प्राइड है, सबसे पहले दे आर पर्शियन है, उसके बाद उनका 2500-3000 साल की हिस्ट्री है जिस पे वो फख्र करते हैं, और आज भी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान दे आर दी पार्ट ऑफ अस, और ये सारे हमारा पार्ट है, और ये हमारे लोग हैं, हम लोग एक हैं। मुझे सारे देख के कह रहे थे कि यार आप तो लगते ही नहीं हो, आप फॉरेनर हो, आप तो हमारे मतलब हमारी तरह ही, हमारी बोधोबाश एक है। ये वैसे हिस्ट्री वाइज तो पाकिस्तान की 3000 साल से पुरानी हिस्ट्री है, पर्शियन हिस्ट्री जो, तो पाकिस्तान की भी बड़ी पुरानी है। बहरहाल मैं भी जब तेहरान गया था जी, तो उस वक्त भी हम जिस होटल में ठहरे थे, ये 20 साल पुरानी बात है, तो रिसेप्शन पे खातून ही थी, हालांकि अभी इनकलाब जो है वो बड़ा पुख्ता था। अच्छा। और इसके अलावा उस वक्त जब हम मार्केट में निकले तो ईरान के वो दुकानदार ने मुझे कहा कि आर यू इंडियन, तो ये भी मैंने कहा कि नहीं, मैं आई एम नॉट इंडियन। तो उसने कहा कि इंडियंस आर आवर फ्रेंड। तो मैंने उसको कहा नो वी आर पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज आर योर ब्रदर्स। तो ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा आगे चलते हैं सामीन नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि ये इतनी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे एक तो दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मिलेगी, दोनों मुल्क करीब आए हैं, सिक्योरिटी के ऊपर इत्फाक़ राय हुआ है, एनर्जी कोऑपरेशन में इजाफा हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अभी NLC के हमारे ट्रक ताज़ा तरीन ईरान से गुज़र के वो तुर्की और अज़रबैजान तक गए, और अभी ये पिछले साल और अभी जो गए हैं वो अफ़गानिस्तान के थ्रू उज़्बेकिस्तान तक पहुँचे हैं। अब हम बात करेंगे चाहे बहार की। बहुत ज़्यादा बात होती थी कि गवादर के मुकाबले में चाहे बहार, और ये इंडिया ने भी बड़ी कोशिश की ईरान को उठाने की कि भाई आप चाहे बहार को बारो, बंदर अब्बास, शाहबाग दो, चाहे बहार को और बंदर अब्बास को। तो उसमें भी अब हम ये देखते हैं कि ईरान वाले ये भी कह रहे हैं कि गवादर और चाहे बहार दोनों सिस्टर पोर्ट्स कम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की मुखालिफ नहीं है। जी। तो इस पे सफीर शाह साहब आप क्या कहेंगे? वो ये मामला भी हल हो गया, अब दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सर बुनियादी तौर पे ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो यही कहते हैं कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें गवादर के हवाले से हमारी जो एक तो पहली बात ये है सर कि कश्मीर के इशू पे ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी पब्लिक जो है हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि वो ओपनली, उनके जो मजहबी लीडर हैं वो भी ओपनली कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से वो पाकिस्तान के साथ को वो ईरानी से। तो उसमें यह है कि इस हवाले से भी
इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरफ भी हैं, उनकी तरफ भी हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जब से जैसे ही उनका ये सेटलमेंट हुआ है, उसके हवाले से जो हमारी जो गवादर जो है, गवादर के हवाले से उसका कुछ चाह बाहर से कोई मुकाबला नहीं है, इसमें बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो कश्मीर में हमारे साथ हैं तो इसमें ऑब्वियसली इंडिया देखता है कि यार वो कश्मीर के तो ईरानी हमारे साथ हैं, तो ऑफ कोर्स के हमारे साथ वो जो है, और जितनी इतनी ये डेवलपमेंट पाकिस्तान की जो हुई है, वो ऑब्वियसली एक चीज़ यही है कि बहुत सारे इम्पैक्ट देखे जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम के हवाले से, ब्रदरली कंट्री के हवाले से, नेबर्स कंट्री के हवाले से। लेकिन वो जो पहले जो प्रॉब्लम्स थी या जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये गवादर जो हमारी है वो चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, रशिया के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और ईरान के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और इवन के अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ईरान इससे फ़ायदा उठा सकता है चीन से कनेक्ट होने, और ये बहुत सुनहरा एक चांस है ईरान के लिए। शम्स अब्बासी साहब, इसी पॉइंट पे आप क्या कहेंगे? सर सेम पॉइंट पे मैं यही कहूँगा, जिस तरह हमारी वहाँ एडिटर से मुलाकात हो या वहाँ तेहरान टाइम्स में गए, उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ में, पॉलिसी मेकर में, तो वो ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान में इकनॉमिक इंटीग्रेशन और उसमें ये सिस्टर बंदरगाहों का एक खबर वो दे रहे हैं आपस में कि कनेक्टिविटी हो, ताकि एक साइड जिस तरह के यूरो एशिया हो गया या बैक ऑफ दी कैस्पियन, यानी वो इसे कवर करें, और इधर से दोनों एक दूसरे को बाकायदा एक जाइंट जिसे कहे शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान और वो जाएं। वो कहते हैं कि ये दो अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ वन थिंग, और ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, ये दो अलग जिस्मों के नाम नहीं है उनके पॉलिसी साजों का। और वो इनका एक लार्जर कॉन्सेप्ट है कि हम बढ़ के इंटीग्रेट करके हम अपने आप को मुश्तरका तौर पे प्रेजेंट करें। हमारी स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है, वो कहते हैं हुर्मुज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाए हमारे लिए। हम वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद उन्हें कहा एनर्जी के ज़खायर हैं, पाकिस्तान 300 मेगावाट ग्वादर और बलूचिस्तान के करीबी एरियाज में बिजली ले रहा है ईरान से। वो कहते हैं इसको बढ़ाएं, बल्कि आप बिजली लें, गैस लें, हमसे ऑयल लें, सस्ता ऑयल लें। बिल्कुल। नाज़रीन सामीन, बात यह है कि दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपने एरिया में, अपनी विसिनिटी में, अपने नेबरहुड में ताल्लुकात को ठीक किया है, झगड़े ख़त्म किए हैं, और मकामी तिजारत को, पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया, जिसका सबसे बड़ा मॉडल जो है यूरोपीय यूनियन है। हमें भी पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक कि भारत को भी ये सबक सीखना चाहिए कि हम आपसी इख्तलाफात ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ जुड़ें, और कुछ उनके पास चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास हैं, हम दोनों मिल के बैठेंगे तो वो दोनों की चीज़ें हो जाएंगी, तो तरक्की भी मिलेगी, हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, और हमें ताकत भी मैसर आएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।